नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उन्नामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 यानी कि इन्हेंसिंग एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी EPC 2 के यूनिट 1 से। आप सभी के पास यदि पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, तो आप उसमें देखेंगे तो पाएंगे EPC 2 में आप सभी को पढ़ना है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। और ड्रामा एंड आर्ट के इन एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 1 में आप ड्रामा सेक्शन को पढ़ते हैं और यूनिट 2 में आप कला वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। तो चलिए यूनिट 1 में आज हम जिस टॉपिक का चयन किए हैं उसका नाम है नाटक की अवधारणा एवं बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार। आप सभी को असाइनमेंट में भी ये प्रश्न दिया गया था। बहुत से प्रशिक्षुओं ने इसका उत्तर लिखा भी है और बहुत से छात्र हैं भी जो इसका उत्तर नहीं लिख पाए हैं। तो विशेष रूप से ये वीडियो उन सभी के लिए हमने तैयार किया ताकि आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन बेहतर तरीके से लिख सकें। और बहुत हद तक ये संभावना भी है कि आपकी फाइनल परीक्षा में इसी पैटर्न पर प्रश्न आ भी सकता है। इसीलिए इस वीडियो को गौर से देखें, ध्यान से देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक है उससे आज के क्लास का नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियो के साथ ही नोट्स का निर्माण भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे नाटक की अवधारणा एवं बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार। सबसे पहले आप नाटक की अवधारणा के बारे में जानते हैं, इसके बाद कुछ सुविचार जो हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जब भारतीय दृष्टि से जब हम नाटक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नाटक लोक रंजन की एक विद्या है, या जो है किसी भी विषय जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भी अभिनव के द्वारा, अभिनव यानी कि एक्टिंग के द्वारा, एक्ट के द्वारा, डांस के द्वारा व्यक्ति के समझ को विकसित करती है। भारत में इस विद्या की शुरुआत प्राचीन काल से ही मानी गई है। यानी हम क्या समझे, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नाटक है वो भारतीय दृष्टि से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक लोक रंजन की एक विद्या है। यानी कि सभी के मनोरंजन के लिए एक इस तरह का नाटक का निर्माण किया गया विद्या है, जो किसी भी विषय, चाहे वो राजनीतिक का विषय हो, सामाजिक विषय हो, हमारा सांस्कृतिक का विषय हो, या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात हो, सब में जो है सभी क्षेत्रों में, सभी एरियाज में अभिनव के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा व्यक्ति के समझ को विकसित करने का काम नाटक के द्वारा किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में एक लोक कथा भी प्रचलित है। उस लोक कथा के बारे में भी आप अपने इस प्रश्न में लिख लेंगे ताकि आपका उत्तर और भी सटीक हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसमें कि लोक कथा के अनुसार भारत में इसका जन्म भारत की कथा से लिया जाता है। उनके अनुसार त्रेता युग के समापन के समय व्यक्ति लोक, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, काम और लाभ से वशीभूत थे। यानी जब त्रेता युग का समापन हो रहा था तो उस समय जो व्यक्ति थे वो क्या थे, उनके अंदर लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, काम और लाभ से वो वशीभूत हो गए थे। तो उस समय इंद्र इत्यादि देवताओं ने परमपिता ब्रह्मा से कहा कि हमें एक ऐसा मनोरंजन का साधन चाहते हैं जिसे देखा भी जाए और सुना भी जाए। इसके पहले जब नाटक नहीं था तो उसके पहले ही कला की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, हमारे पास दृश्य कला था और दूसरा कौन सा कला था, दूसरा आपका संगीत कला था। यानी एक को हम देख सकते हैं और एक को हम केवल सुन सकते हैं। जब आप चित्र देखते हैं, दृश्य कला किसी भी एलिमेंट को देखते हैं, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, ग्राफिक कला हो, अप्लाइड कला हो, यानी कि व्यवसायिक कला हो, कोई भी कला हो, आप उस कला को केवल देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और यदि आप संगीत सुनते हैं तो संगीत तो केवल आप सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। तो उन सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि हमें एक ऐसी कला चाहिए, हमें मनोरंजन का एक ऐसा साधन चाहते हैं जिसे हम
देख भी सके और सुन भी सके। क्योंकि उस समय क्या था कि वेदों का जो व्यवहार था, यानी कि जो 4 वेद हैं, उन वेदों को जो छोटे जाति के लोग थे, जैसे शूद्र बोला गया है, उन लोगों के क्या था, उन लोगों के व्यवहार के लिए नहीं था। यानी कि वो सभी जो है वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः जो है एक ऐसे 5वें वेद की रचना करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा से कहा जो कि सार्वजनिक हो, यानी कि सभी वर्णों के लिए वो जरूरी हो, कोई भी वर्ण के लोग रहे तो उसे पढ़ सके। इसीलिए जो है नाट्य शास्त्र को भी 5वां वेद माना गया है। ये सटीक नहीं कि 5वां वेद वही, बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिसे कि 5वें वेद की संज्ञा दी गई है, जिसमें कि आपका एक नाट्य शास्त्र भी है। तो देवताओं ने जब ये अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, तो उनके अनुरोध को मानकर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से कुछ अंश लेकर 5वें वेद, यानी कि आप कह सकते हैं कि नाट्य वेद की रचना की गई। यानी कि जो 4 वेद था, उन चारों वेद से थोड़ा थोड़ा अंश लिया गया और सारे अंशों को मिला करके एक नई वेद की रचना की गई, जिसे कि 5वां वेद कहा गया, यानी कि नाट्य वेद के नाम से जाना जाता है। तो हम यह कथा से हमें स्पष्ट होता है कि नाटक एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जो कि श्रव्य एवं दृश्य है। यानी कि नाटक क्या है, नाटक जो है मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जिसे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है। ब्रह्मा जी जो है नाट्य की मनोरंजकता के विषय में नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में कहा है। जब नाट्य शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में ही कहा गया है, विनोद जन्नालोके नाट्य मेटतु भविष्यति। यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि विनोद जनना लोके नाट्य मेदतु भविष्यति, अर्थात इसका अर्थ हिंदी हुआ नाट्य संसार में विनोद उत्पन्न करने वाला होगा। यह पहले अध्याय में ही उनके द्वारा कहा गया है। जब इस नाटक के बाद जो है, चूंकि ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, आप सभी जानते होंगे नाट्य शास्त्र की रचना जब भी आपसे पूछी जाए तब कहेंगे कि भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। तो भरत मुनि के इस नाट्य शास्त्र की रचना के सैकड़ों वर्ष बाद कालिदास के समय इसके गुणों में और अधिक वृद्धि हुई। जब कालिदास आए कलयुग में, तो कालिदास ने भी क्या किया, इसके गुणों में इसको और सुधारने का काम किया, इसकी गुणों में और वृद्धि करने का काम किया। उस समय जो है नाटक से सामान्य जनता का मनोरंजन होता ही रहा, देवताओं को प्रिय लगने वाला यज्ञ का कार्य भी करता रहा। यानी जो हवन यज्ञ होता था, तो जो नाटक की रचना करते थे, जो नाटक की प्रस्तुति देते थे, वैसा माना जाता है कि जैसे कि यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य की प्राप्ति हमें नाटक करने से भी होती है, नाटक के मंचन करने से भी होती है। देवताओं को यज्ञ प्रिय लगता है, क्योंकि नाटक जो नाट्य शास्त्र वो भी देवताओं लोग के अनुरोध पर ही किया गया था। तो जो पुण्य की प्राप्ति एक यज्ञ करने से होती है, वही पुण्य की प्राप्ति नाट्य करने से भी होने लगे। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें, तो वर्तमान समय में आप इसमें लिखेंगे कि वर्तमान समय में नाटक के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। नाटक अब केवल मनोरंजन की ही विषय वस्तु नहीं रही है, बल्कि यह अन्य व्यवस्थाओं में सम्मिलित होकर एक नए आयामों को भी स्थापित किया है। क्योंकि जब हम इस श्लोक को देखें तो इसमें लिखा गया है विनोद जन, यानी कि एक विनोद के लिए, हास्य विनोद के लिए, मनोरंजन के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी। लेकिन आज के समय में इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। अब आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि नाटक केवल एक मनोरंजन की ही विषय वस्तु है, बल्कि यह अन्य व्यवस्थाओं में भी सम्मिलित होकर एक नए आयामों को स्थापित किया है। वर्तमान में जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नुक्कड़ नाटक के द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा राजनीतिक संदेशों का प्रसार किया जाता रहा है। यानी कि आप जो नुक्कड़ नाटक होता है उसमें क्या होता है, सरकार जो है किसी भी अपनी योजना के बारे में, अपनी स्कीम के बारे में
आम दर्शकों को, आम पब्लिकों के बीच अपनी सूचनाएं प्रसारित करने का काम करवाती है। इसके साथ ही साथ जो है नुक्कड़ नाटक के द्वारा आप क्या करते हैं, सामाजिक बुराइयों जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या तथा अन्य सामाजिक प्रथाओं को भी नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रदर्शित करके लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाटक शास्त्र जो है, जो नाट्य शास्त्र है, हमारे लिए मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही साथ जो है जो गंभीर विषय हैं उन विषयों को भी नाटक के द्वारा मनोरंजक के रूप में लोगों को समाज सुधारक का भी काम किया जा रहा है। इसमें आप लिखेंगे सांस्कृतिक रूप में भी किसी राज्य की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बोल व्यवहार एवं संस्कृति के प्रदर्शन का मुख्य विद्या की यदि हम बात करें तो वो भी नाटक ही है। यानी कि वर्तमान में आप बिहार में हैं, लेकिन आपको केरल की संस्कृति को जानना है, केरल के कल्चर को जानना है, वहाँ की भाषा को जानना है, या फिर आप और किसी कंट्री के और किसी राज्य के आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ के क्या कर सकते हैं, वहाँ के नाटक को देखिए। वहाँ की आप जब वहाँ के नाटक को देखेंगे तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोल व्यवहार, सब चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन सब के अलावा भी जो है नाटक को शैक्षणिक क्षेत्रों में भी प्रयोग किया गया है। अब शैक्षणिक क्षेत्र में कहाँ प्रयोग किया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका ये पाठ्यक्रम है। आपके पाठ्यक्रम में पेपर कोड EPC2 का नाम ही है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया गया है। इसके अनुप्रयोग को देखते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आज का टॉपिक किया, हम बेंजामिन फ्रैंकलिन के कुछ विचार भी पढ़ेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाट्य शास्त्र के बारे में कहते हैं। उनका कहना है कि मुझे कहोगे तो मैं भूल जाऊंगा। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो शायद वो भूल सकता है, अगर तुम मुझसे सिखा दोगे, यानी कि तुम मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे समस्या सुलझाने में शामिल करोगे तो मैं सीख जाऊंगा। ये परिदृश्य, ये कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। यानी वो कहते हैं कि यदि कोई काम है, कोई कार्य है, यदि किसी को आप बता देते हैं कि देखो इसको ऐसे करना है, तो हो सकता है कि उस समय तो उसे याद रहे लेकिन बाद में वो भूल जाए। लेकिन उसे आप सिखाते हैं कि देखो ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप उसे पूरा, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप बोर्ड पर पूरा एक प्रश्न सॉल्व करके दिखा दिए, देखो ऐसे सॉल्व होता है। बच्चे देख लिए, उन्होंने कॉपी उतार भी लिया, बच्चे सीख तो गए, इसे याद तो कर लिए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो कब तक वो याद रख पाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें समस्या सुलझाने में शामिल कर लेते हैं, उसे बोर्ड में बुला लिए, कहें कि आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालिए, इसका उत्तर ढूंढिए, जब उसे आप समस्या में शामिल कर लेते हैं, यानी कि इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब क्या करेंगे, बच्चे सीख जाते हैं। और आपको पता होगा, कोई चीज़ यदि एक बार आप सीख लेते हैं तो वो जिंदगी भर आप नहीं भूलते हैं। तो जो सीखने का जो काम है वो एक नाट्य शास्त्र करता है, क्योंकि नाट्य में हम इन्वॉल्व होते हैं, नाट्य में हम शामिल होते हैं। तो इसीलिए कहना है कि जब आप छात्रों को पढ़ाएं, कुछ भी बताएं, तो उसको आप अपने विषय में शामिल कर लें। शामिल करके पढ़ाएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से उसे सीख पाएंगे, और जब एक बार वो सीख लेंगे तो उसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत से अनमोल विचार कहे हैं जो कि हमारी जिंदगी को संवारने के लिए बहुत ही कारगर है। चलिए हम उन बिंदुओं पर बात करते हैं, उन कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। एक और कथन है, इसे आप नोट आउट करते चलेंगे। वो कहते हैं कि जीवन में दुखद बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम सब क्या होते हैं, बचपन से बड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। जल्दी बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जो समझदार की बात होती है वो समझदार हम देर से होते हैं। उनका अगला कोटेशन है, वो कहते हैं कि
कि बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह की जरूरत नहीं होती है और मूर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों को आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपनी समझदारी से अपना सारा काम संपन्न करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं उससे आप कितना भी सलाह देंगे वो उसे स्वीकार करेंगे ही नहीं। यानी अर्थ क्या हुआ कि आपको सलाह नहीं देना है। जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सब कार्यों को संपन्न करता है। चलिए, इसके बाद उनका एक और कोटेशन है। वो कहते हैं कि मेहमान जो होते हैं वो मछली की तरह होते हैं। मछलियों को जो है, मछलियों की तरह मेहमान भी जो है 3 दिन बाद बदबू करने लगते हैं। ये तो रियल है। आप किसी के यहाँ यदि आप मेहमान बनकर जाते हैं, जो जैसे 3 से 4 दिन होता है वो आप खुद अनुभव करेंगे, आपको वहाँ पर धीरे धीरे मान सम्मान कम होने लगता है। यानी कि जैसे मछली क्या होती है, मछली को घर में लाकर रखेंगे तो 1-2 दिन बाद वो बदबू जैसे करने लगती है, उसी तरह मेहमान भी जो है 3 दिन बाद बदबू करने लगते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें, आप बहुत ज़्यादा मेहमानबाजी नहीं करें। चलिए, अगला कोटेशन है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो। यदि आप राइटिंग का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो कुछ ऐसा लिखिए जो कि पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा कीजिए जो कि लिखने लायक हो। आप अपने जीवन में, आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कीजिए कि ताकि कोई भी राइटर उसे लिखने के लिए ललायित रहे, उस पर एक स्टोरी लिखा जा सके, आपकी कहानी पर एक नॉवेल लिखा जा सके। ऐसे अपनी ज़िंदगी में काम करें। या यदि आप लिखने का काम करते हैं तो इस तरह से लिखें कि वो किसी के पढ़ने लायक हो। अगला उनका कोटेशन है कि ज्ञान में पूंजी लगाने से सर्वाधिक ब्याज मिलता है। हम सब क्या करते हैं, पूंजी बैंक में लगाते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, LIC में लगाते हैं। तो उनका कहना है कि यदि हम ज्ञान में पूंजी लगाएंगे, ज्ञान हासिल करने में अपना पूंजी लगाते हैं, तो उसका सबसे अधिक ब्याज मिलता है। इसका उदाहरण तो आप स्वयं हैं, आप सभी कोर्स कर रहे हैं, आप सभी B.Ed कर रहे हैं, अभी प्रथम वर्ष में है, एग्जाम के बाद आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे। तो जो आप इसमें पूंजी लगाए हैं, इसका सर्वाधिक ब्याज आप सभी को मिलेगा। जब आप शिक्षक बनेंगे तो बेहतर तरीके से सब चीज़ आप रिटर्न कर पाएंगे। एक और कोटेशन उनका है। वो कहते हैं कि मित्र बनाने में धीमे रहिए और बदलने में और भी। यानी आप किसको मित्र बनाना जा रहे हैं तो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमे से कीजिए। यानी कि पूरे सोच समझ कर अच्छे तरीके से मित्र बनाइए, और जो पहले से आपके मित्र हैं उन्हें बदलने में भी आप धीमे रहिए, और ज़्यादा धीमे आपको रहना है। चलिए, एक और उनका है कोटेशन। वो कहते हैं कि छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज को भी डुबो सकता है। कई बार क्या होता है, हम सभी भी जो अपनी लाइफ में छोटी मोटी खर्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और एक दिन पता चलता है कि छोटी मोटी जो खर्चे जो हैं एक दिन बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। जैसे कि एक बहुत बड़ा जहाज है, यदि वो जहाज में छोटा सा ही छेद हो जाए तो उससे पानी धीरे धीरे भर करके पूरे जहाज को डुबो सकता है। ठीक उसी तरह आपके छोटे छोटे खर्चे जो हैं एक दिन बहुत बड़े जहाज को या फिर बहुत विकराल स्थिति आपके सामने शामिल कर सकते हैं। वो कहावत आपने भी सुना होगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह बूंद बूंद निकालेंगे हम तो सागर खाली भी हो सकता है। तो अपने सागर खाली नहीं होने देना, उसमें बूंद बूंद डालते रहना है। चलिए, एक और इसी तरह का कोटेशन है। वो कहते हैं कि लेनदारों की याददाश्त देनदारों से अच्छी होती है। यानी किसी को आप कुछ दे दिए हैं तो आपको, जैसे कि आपने किसी से कुछ लिया है तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आपको दिया है उसे सब चीज़ याद रहता है। इसलिए कहते हैं कि लेनदारों की याददाश्त जो है देनदारों से अच्छी होती है। आलसी, देखिए बहुत लोग होते हैं जो आलसी होते हैं। कोई कहता नहीं है कि हम आलसी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आलसी सब होते हैं। तो उन लोगों को उनका कहना है कि आलसी होना उतनी शर्म की बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको आलसी कहता है तो ये शर्म की बात नहीं है, जितना कि सीखने की इच्छा न रखना, ये बहुत बड़ी बात है। वो उनका कहना है
कि आलसी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ही ना रखना। एक और कोटेशन उनका है कि संतोष गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीरों को गरीब। यदि आपके पास संतोष है, यानी आप उसी चीज से संतुष्टि हासिल कर लेते हैं कि जो है मेरे पास हम उतने संतुष्ट है, तो आप गरीब रहते हुए भी अमीर बन सकते हैं। और असंतोष क्या होता है? बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। जैसे मान लें कि आपके पास जितनी संपत्ति है, जितना अच्छा घर है, जो भी चीज़ है, बहुत के पास तो वो भी नहीं है, तो जितना जिसके पास है उतने ही उसके लिए कम लगता है वो। इसी पर उनका कहना है कि संतोष जो है गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीरों को गरीब। एक और कोटेशन उनका है, वो कहते हैं कि ईश्वर उसकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करे। यदि हम अपनी सहायता स्वयं से नहीं करते हैं तो भगवान भी मेरी सहायता करने नहीं आएंगे। इसीलिए क्या करें, जहाँ तक हो सके आप अपनी सहायता स्वयं से करें। जब आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो आपको बचाने के लिए भगवान भी प्रस्तुत हो जाएंगे। एक और उनका कोटेशन है, वो कहते हैं कि थकान सबसे बड़ी तकिया है। ये कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप खुद फील करते होंगे, जब आप बेड पर जाते हैं तो आप दिन भर कोई काम नहीं किए, दिन भर घर में बैठे रहें, टीवी देखते रहें, मोबाइल यूज करते रहें, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब आपको लगता है कि मेरा तकिया ठीक नहीं है, मेरा बेड ठीक नहीं है, कि थकान आपको नहीं रहती है। लेकिन जब आप दिन भर काम करेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बेड पर जाते ही नींद आती है। तब आप ये ध्यान नहीं देंगे कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, लाइट कटी है कि नहीं कटी है, कितना गर्मी लग रहा है, तकिया मेरा कैसा है, बेड मेरा कैसा है। आपको नींद आ ही जाती है। तो कहा उसने है ना कि नींद न जाने टूटी खाट। जब आपको नींद आने लगेगी तो खाट कैसा भी हो आपको नींद आ ही जाती है। यानी जब आपके पास थकान रहेगी तो थकान ही सबसे अच्छी तकिया। अच्छे से आपको नींद लेना है, रात में अच्छे से आपको सोना है, गहरी नींद लेना है, तो दिन भर आप कार्य कीजिए। जब आप दिन भर काम करेंगे, दिन भर कार्य में व्यस्त रखेंगे, तो खुद आप अनुभव करेंगे रात को आपको बहुत अच्छी नींद आती है। एक और उनका कोटेशन है, ज़्यादा नहीं ले चलेंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। 2 कोटेशन और हम जानते हैं, इसके बाद हम वीडियो क्लास को एडिट करेंगे, क्योंकि इतना कोटेशन यदि आप याद रखते हैं तो बेहतर तरीके से आप इसका उत्तर ले सकते हैं। चलिए 2 कोटेशन और हम बात जानते हैं। एक उनका है कि अर्ध सत्य अक्सर एक बड़ा झूठ होता है। यदि किसी को आप अर्ध सत्य बोलते हैं, यानी कि सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन वो अर्ध सत्य है, आधा सत्य है, ये अर्ध सत्य जो है सबसे बड़ा झूठ होता है। आप सभी को शायद याद होगा, जब महाभारत का प्रसंग चल रहा था तो महाभारत के प्रसंग में एक दृश्य आता है, जब वो युद्ध कांड का दृश्य है, जब जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर वहाँ पर अर्ध सत्य बोलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, थामा मारा गया, नर नहीं गज। तो नरा न गज वो लास्ट में बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि मारा गया, इनको अर्ध सत्य है। तो यहाँ पर उनका कहना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि अर्ध सत्य जो है एक सबसे बड़ा झूठ होता है। और चलिए आज की क्लास का एक अंतिम कोटेशन है, अंतिम उनके द्वारा कहा गया कोटेशन है। वो कहते हैं कि धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और ना ही मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास धन होता है वह उससे कहीं अधिक चाहता है। धन जो है रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। तो हम कुछ सुविचार थे जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहे गए हैं, ये हम आज के क्लास में जाने कि नाटक की अवधारणा और बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार को हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC2 के बाकी जो सेक्शन है, बाकी जो यूनिट है, उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।